गुड इवनिंग दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर को लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे, तो आज उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो आपका जेई मेन, नीट या जेई एडवांस में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, और इन क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मैं आपको अगले दिन, आज तो नहीं, नेक्स्ट डे इसी के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज आप क्वेश्चन देखते जाइए और वीडियो पॉज करके पहले आप खुद भी ट्राई कर लीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पहले आप ट्राई करेंगे, ठीक है, और जब सॉल्व ना हो तब आप फिर देखेंगे कि मैंने इसको सॉल्व कैसे किया। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। तो पहले क्वेश्चन देखो क्या है, लिखा हुआ है फॉर ए गिवन गैस। अब ये जेई मेन 2019 में पूछा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर ए गिवन गैस, जो आपका दिया हुआ है यहां पे कि एक एटीएम प्रेशर है ना, प्रेशर कितना है बच्चों, एक एटीएम, और जो उसकी आरएमएस स्पीड है वो है 200 मीटर पर सेकेंड, और टेम्परेचर कितना है 127 डिग्री। ओके, फिर क्या होता है कि उसका प्रेशर को 2 एटीएम कर दिया गया और टेम्परेचर को 227 डिग्री कर दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि आरएमएस स्पीड कितना होगा। एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, आप दिमाग लगाओ और तुरंत आंसर करो। और ये वो बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, आप 19 का क्वेश्चन है, आप देख ही सकते हो। तो बच्चों पहले एक एटीएम प्रेशर है, टेम्परेचर आपका 127 डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड। अब उसके प्रेशर को अगर 2 एटीएम कर देते हैं और टेम्परेचर 227 डिग्री हो गया तो स्पीड क्या है। तो वीडियो पॉज करो और इसे सॉल्व करो। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले इनिशियली V1 इक्वल्स टू अंडर रूट, पहले आप फॉर्मूला लिखो। तो फॉर्मूला VRMS कर लिखोगे तो वो है 3RT अपॉन m0। अब यहां T1 कर देते हैं। अब आप देखो इसमें प्रेशर तो कहीं है ही नहीं, इसका मतलब इस प्रॉब्लम में जो प्रेशर दिया हुआ है अपने को जस्ट बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है, उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। ओके बच्चों, तो V1 इक्वल्स टू 3RT1 बाई m0, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या कर रहे हो कि आप फिर टेम्परेचर को चेंज कर रहे हो, तो 3RT2 अपॉन m0। ये 3R और m0 तो चेंज होगा नहीं, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं बच्चों। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है आपको, 1/2 कर दो। तो 1/2 कर दोगे तो V1 अपॉन V2, और इधर बच गया बच्चों अंडर रूट T1 अपॉन T2, है ना, अंडर रूट T2। आपको कैलकुलेट क्या करना है, V2। सो V2 इज इक्वल टू V1 इंटू अंडर रूट T2 अपॉन अंडर रूट T1। सवाल है सबकी वैल्यूज को रख दे हम लोग, एकदम आराम से ये सॉल्व होके आ जाएगा। तो फॉर्मूला बेस्ड है, यहाँ पे V1 के जगह आप लिख दो 200 मीटर। इनिशियल फाइनल टेम्परेचर जो T2 है बच्चों, तो T2 आपका है कितना, तो T2 की बात करें तो T2 आपका टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो 227 डिग्री। तो 227 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें 273 अगर ऐड कर देंगे तब जाके ये केल्विन में हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा आपका 500 केल्विन। तो T2 की वैल्यू है 500 केल्विन। ठीक इस तरीके से T1 की वैल्यू अगर करें तो 127 डिग्री में आप 273 ऐड करोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 400, है ना, 400 केल्विन। तो अब आ जाओ यहाँ पे, तो ऊपर में T2 है, तो T2 की जगह आप लिख दो 500 और T1 की जगह लिख दो बच्चों अंडर रूट 400। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो कुछ तो है नहीं बच्चों, ये 00 से कैंसिल करो 2 का, तो ये हो जाएगा आपका 100√5। तो बच्चों यहाँ पे ये आपका आंसर आ गया। मतलब अपने को ये बोलना है कि VRMS डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, ठीक है ना, independent from pressure।
ये बात आपको ध्यान से याद रखनी है। क्लियर है? तो आप इसे लिख लें अच्छे से और आई होप कि आपका आंसर आ गया होगा। तो आंसर बच्चों इसमें हम लोग अगर सेलेक्ट करें तो आंसर जो सेलेक्ट करेंगे बच्चों यहाँ पे वो हो जाएगा 1। ठीक है? तो एक बार आप इसे लिख लीजिए अच्छे से। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले आप एक बार देखो, मैं समझा दूं क्वेश्चन आपको क्या है कि एन आइडियल गैस इनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर एट प्रेशर ऑफ 2 atm। प्रेशर बच्चों पहले कितना है 2 atm एंड द टेम्परेचर 300 केल्विन। ओके, अब ये भी जेईई मेन 2019 में आया है। द मीन टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन, 2 कॉलिजन के बीच का जो मीन टाइम है, 2 कॉलिजन होने के बीच का मीन टाइम, वो आपको गिवन है। यानी T1 जो है दैट इज गिवन 6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सॉरी 8 सेकेंड, सेकेंड्स में। तो उसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द प्रेशर इज डबल्ड। अब देखो प्रेशर को क्या किया इसने, डबल, एंड द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड टू 500 केल्विन, देन मीन टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कॉलिजन क्लोज टू। अब सोचो, अब मैंने आपको मीन फ्री पाथ क्यों पढ़ाया। मीन फ्री पाथ से क्वेश्चन आते हैं। पहली बात समझो कि अगर एक मॉलिक्यूल आपका ऐसे आ रहा है, अब ये यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल है जिससे टकराया और फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, ये मॉलिक्यूल नंबर 1, ये मॉलिक्यूल नंबर 2। तो 2 कॉलिजन, इससे टकराया, इससे टकराया, तो 2 कॉलिजन के बीच के पाथ को हम लोग बोलते हैं लैम्डा, जो मीन फ्री पाथ है। और इस मीन फ्री पाथ को वो कवर करेगा मीन वेलोसिटी से, मान के चलो। तो टाइम जो होगा बच्चों, तो सीधी सी बात है, टाइम में मैंने आपको हल्का सा हिंट दे दिया। तो टाइम कैसे निकालेंगे, तो मीन फ्री पाथ लैम्डा डिवाइडेड बाय मीन वेलोसिटी। तो अब आपको लैम्डा का फॉर्मूला याद होना चाहिए, एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि लैम्डा प्रेशर और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता था और वेलोसिटी भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ऑटोमेटिकली 2 कॉलिजन के बीच वाला टाइम भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इतना मैंने आपको हिंट दे दिया। आप फटाफट अब आप इसे कैलकुलेट करो, मैं इसे सॉल्व करके भी आपको बता रहा हूं। तो चलो बच्चों इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे T = फॉर्मूला याद करो, तो लैम्डा अपॉन मीन वेलोसिटी। ठीक है, लैम्डा का फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था बच्चों के बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, T टेम्परेचर अपॉन √2 πd² इंटू प्रेशर P। याद होगा आपको, D डायमीटर था, P प्रेशर था और ये मीन आपका फ्री पाथ आ रहा था। और जहां तक रही बात मीन वेलोसिटी की, मीन वेलोसिटी, तो इसका फॉर्मूला था √8RT/πm0। ये आपका मीन स्पीड आता था। आप RMS करके भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को टेम्परेचर प्रेशर से मतलब है। अब ये फॉर्मूला सब आया, इसमें देखो बाकी सारी चीजें K√2 πd8R/πm0 ये सब तो कांस्टेंट ही है। चेंज किसे करना है, टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर। तो एक काम करो, T = इन सभी के जगह कांस्टेंट का यूज कर लो, C। वेरिएशन किस में है, टेम्परेचर और प्रेशर में। तो देखो आप यहां पे, तो C इंटू ऊपर में हो गया T अपॉन, और ये P भी नीचे रहेगा, P डिनोमिनेटर में है, और ये भी जब सॉल्व करोगे तो √T नीचे ही होगा, तो P इंटू √T। अब √T से ये T कैंसिल कर लो, तो T = दोस्तों C √T अपॉन P। ऐसा हम लोग क्यों कर लिए, क्योंकि हमें अब क्या है ना, सॉल्व करना थोड़ा सा आसान होगा। अब सीधी सी बात है,
पहले जो टाइम है मान लो उसको T1, तो C इक्वल टू अंडर रूट टेम्परेचर 1 अपॉन प्रेशर 1। बाकी C में क्या क्या समझ में आ गया ना, बाकी सारे कांस्टेंट्स जो कट गए या जो बच गए वो सारे कांस्टेंट्स में आ जाएंगे। टेम्परेचर और प्रेशर को ही हम लोग वैरी करवा रहे हैं और ऑटोमेटिकली T2 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों C अंडर रूट T2 अपॉन P2। तो ऑटोमेटिकली बच्चों हम लोग यहाँ पे अगर रेशियो कर लें तो ये कांस्टेंट भी खत्म हो जाएगा। तो T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, तो T2 अपॉन T1 कर लें तो देखो दिस अपॉन दिस, इससे डिवाइड करोगे तो CC भी कैंसिल हो जाएगा और ये बहुत आसानी से बच्चों आ जाएगा आपका क्या, P1 अपॉन P2 इंटू अंडर रूट, ठीक है। यहां पे क्या है आपका T2 अपॉन T1, ये आ गया। अब इसमें पुट कर लो तो देखो आप जरा इस पेज पे क्या क्या लिखा हुआ है। इनिशियल प्रेशर है 2 atm और टेम्परेचर है 300 केल्विन। फिर क्या हुआ, इफ प्रेशर इज डबल्ड, प्रेशर को क्या कर दिया आपने डबल और टेम्परेचर को कर दिया 500, तो प्रेशर हो गया 2 atm से 4 atm। तो सीधी सी बात है बच्चों, यहाँ पे T2 अपॉन T1 और P1 के जगह लिख दो 2 atm और P2, फाइनली टेम्परेचर को डबल किए तो ये हो गया 4, है ना, 2 अपॉन 4। और ये क्या हो गया इनटू आपका यहाँ पे टेम्परेचर अंडर रूट T2 कितना है आपका 500 केल्विन और T1 कितना है आपका 300 केल्विन। ओके, तो इस तरीके से T2 इक्वल्स टू T1 इंटू ये हो गया 1/2 एंड दिस इज अंडर रूट 5/3। T1 कितना गिवन है बच्चों, तो T1 आप देखो 6 इंटू दिस, तो T1 के जगह लिख दोगे 6 इंटू 10 का पावर -8 इंटू 1/2 एंड दिस इज अंडर रूट 1.67, है ना, उसको तो लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यहां से देखो 2 से 6 कैंसिल हो गया आपका कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स, तो 3 इंटू रूट 167, ठीक है, और इंटू कितना है 10 टू द पावर -8। अब सवाल ये है कि यहाँ जो चॉइसेस है, अब कैलकुलेशन भी तो वहाँ फास्ट करना है, तो देखो एलिमिनेट कर लो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें जो आंसर यहाँ पे आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 1.67 और ये अंडर रूट का वैल्यू 1 से तो ज़्यादा ही होगा, तो निश्चित तौर पे 3 इंटू समथिंग होगा। तो आपका ये तीनों ही ऑप्शन आराम से कैंसिल हो जा रहे हैं, तीनों ऑप्शन आराम से कैंसिल हो जा रहे हैं, तो हम लोग आंसर नंबर 1 कर सकते हैं। और नहीं तो इसको सॉल्व करना भी तो आसान है। 1.67 को करीब करीब 1.69 लिख सकते हो और 1.69 का जो अंडर रूट होगा 1.3, तो अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हो 3 इंटू 1.3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये हो जाएगा 3.9 इंटू 10 टू द पावर -8 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 4 इंटू 10 का पावर -8 सेकेंड। तो अब देखो ये फॉर्मूला टफ नहीं था, इसमें आपको, इसमें क्वेश्चन टफ नहीं था, आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या है तो फॉर्मूला याद रखना जो मैं बोल रहा हूं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में किसी भी हाल में आप वेलोसिटीज, मीन फ्री पाथ, इन सभी चीजों का फॉर्मूला आप याद रखो। फॉर्मूला याद रखोगे तो सॉल्व हो जाएगा, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है ना। और ये कौन सी कहां से आया समझ में आया, तो टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर के अलावे बाकी चीजों को हमने क्या कर लिया कांस्टेंट, दे आर नॉट चेंजिंग, वो बदल नहीं रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो आंसर हो गया बच्चों इसका 1। तो आप जल्दी से इसे लिख लें। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेई 2019 में ही पूछा हुआ है। तो देखो ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा टफ लगेगा क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन आप क्वेश्चन को ना एक बार पढ़ के देखो तो आपको आसान लगेगा। क्या बोल रहा है, पहले तो एक वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन को ढंग से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसको सॉल्व करो, ठीक है ना। फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो लिखा हुआ है, वर्टिकल क्लोज सिलेंडर इज सेपरेटेड बाय 2 पार्ट्स बाय ए फ्रिक्शनलेस, ठीक है, फ्रिक्शनलेस
piston of mass m and negligible thickness. The piston is free to move along the length of cylinder. The length of cylinder above the piston is L1 and below the piston is L2, such that L1 greater than L2. Each part of cylinder contains n mole of ideal gas of equal temperature T. If the piston is stationary, its mass m will be given by, जहाँ पे r दिया हुआ, देखो मैं आप प्रॉब्लम आपको समझा रहा हूँ। प्रॉब्लम बोल क्या रहा है? प्रॉब्लम में कह रहा है कि ये आपका एक वर्टिकल सिलेंडर है, ठीक। अब बीच में एक पिस्टन है। अब इस पिस्टन जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ऊपर वाला L1 है, नीचे वाला L2। दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मोल है, दोनों में टेम्परेचर भी सेम है, लेंथ अलग अलग है। तो इस पिस्टन का आपको मास पूछ रहा है और साथ ही साथ बोल रहा है कि ये जो सिलेंडर है आपका, ये जो पिस्टन है ये रेस्ट में है और यहाँ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो क्या है? 0। तो अब मैं ज़्यादा हिंट दे नहीं सकता, आप इसे सॉल्व करो। तो बच्चों देखो, आपके सामने मैंने एक सिलेंडर बना दिया है। अब इस सिलेंडर की जो ऊपर वाली लंबाई है वो है L1 और नीचे वाली है L2, ओके। अब ऊपर भी गैस है और नीचे भी गैस है। तो तुम तो जानते हो ना, गैस जो होती है कहीं भी अपने सराउंडिंग में जो भी कंटेनर है उसके वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो ये जो नीचे वाली गैस है ये प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी ऊपर की ओर, कितना? P2। और ये जो ऊपर वाला होगा बच्चों वो नीचे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, कितना? P1। मानते हो ना? चलो, इसके अलावे इस रॉड का अपना वेट भी है। वही मास पूछ रहा है आपसे, मास मान लो m है, तो इसका अपना एक वेट नीचे लग रहा होगा mg। वेट भी नीचे लग रहा होगा mg। अच्छा, इसमें जो नंबर ऑफ मोल है आपका n है और इसमें भी n। टेम्परेचर T ये सब सेम है। सिर्फ इस सिलेंडर पे बात करते हैं। अगर सिलेंडर पे बात करें बच्चों तो मान लो, पिस्टन पे बात करें तो इस पिस्टन पे नेट फोर्स होना चाहिए 0 क्योंकि रेस्ट में। तो ऊपर से मान लो लग रहा है फोर्स F1, नीचे से लग रहा है F2 और नीचे ही लग रहा है आपका mg। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों यहाँ पे कि F2 इक्वल्स टू F1 प्लस mg, ओके। अगर F1 को हम लोग इधर, मतलब F1 और mg का सम जो है वो F2 के क्या है? इक्वल है। अब F1 को इधर ले आओ तो F2 माइनस F1 इक्वल्स टू m इंटू जी। अब F2 कितना होगा? तो फोर्स जो होता है बच्चों, फोर्स होता है आपका प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है ना, या प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो मान लेते हैं जो ये सिलेंडर है इसकी एरिया A है, तो ऊपर जो आपका P1 प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं फोर्स। तो हम लोग यहाँ पे F2 को लिख सकते हैं P2 इंटू A, F1 को लिख सकते हैं P1 इंटू A इक्वल्स टू mg। कोई दिक्कत? चलो, उसके बाद अपने को ये समझ में आना चाहिए कि आइडियल गैस है तो PV इक्वल्स टू nRT फॉलो होगा। तो P1 V1, तो मान लो ऊपर वाले का वॉल्यूम V1 है तो P1 V1 इक्वल्स टू nRT। एंड सेम मैनर आपका यहां से P1 के जगह लिख सकते हैं nRT अपॉन V1 एंड सेम मैनर P2 इक्वल्स टू nRT अपॉन वॉल्यूम V2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर क्या है दोनों के लिए? सेम। तो आप ना यहां पे एरिया कॉमन ले लो, एरिया कॉमन ले लिया आपने। अब P2 की जगह क्या लिख दोगे? ये पूरी चीज, दैट इज nRT, है ना। कितना लिखेंगे हम लोग? nRT अपॉन V2 माइनस nRT अपॉन V1 इक्वल्स टू mg। ओके दोस्तों, अब nRT को भी कॉमन ले लो। तो nRT को अगर कॉमन ले लिया आपने तो A इंटू nRT, तो ब्रैकेट में वॉल्यूम, और बच्चों सिलेंडर की जो वॉल्यूम होगी, ये जो दो पार्ट में बटा हुआ है, तो ऊपर वाले का जो वॉल्यूम V1 होगा वो होगा लेंथ
इनटू एरिया, और नीचे वाले का जो वॉल्यूम होगा दैट इज V2, वो भी होगा लेंथ इनटू एरिया। तो हम लोग जहाँ पे वॉल्यूम लिखा हुआ है वहाँ लिख सकते हैं V2 की जगह लिख सकते हैं L2 इंटू ए और 1/L1 इंटू ए इक्वल्स टू mg। कितना सिंपल है, देखने में लग रहा था टफ। अब इसमें क्या करो, a को कॉमन लेके बाहर निकालोगे, a कैंसिल हो जाएगा और इसका LCM हो जाएगा L2/L1, L2 इंटू L1। तो ये हो जाएगा आपका nRT और ये ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों L1 माइनस L2/L1 इंटू L2। नहीं हो जाएगा ना भाई, a बाहर निकल के कैंसिल आउट हो गया, L1 इंटू L2, तो L1 माइनस L2/L1 इंटू L2 इक्वल्स टू m इंटू g। आपको क्या पूछ रहा है, मास। तो सो फाइनल आंसर जो अपना आएगा, सो मास इक्वल्स टू क्या लिखोगे, nRT/g और ब्रैकेट में आ गया बच्चों L1 माइनस L2/L1 प्लस L2। तो इस तरीके से मास की जो वैल्यू निकल के आ रही है बच्चों nRT/g L1 माइनस L2/L1 प्लस, सॉरी प्लस नहीं L1 इंटू L2 है ना, L1 इंटू L2। क्लियर है। तो अब देखें कोई ऑप्शन अपना सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर 1 ही है सबसे अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है। देखो पहला ही ऑप्शन में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है nRT/g L1 माइनस L2 इंटू L1 इंटू L2। ओके बच्चों, तो आप इसे लिख लीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं था, क्वेश्चन बहुत इजी था, अब थोड़ा दिमाग लगाना था। ठीक है ना, लिख लो इसे। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आप पहले एक बार लिख लो, इसमें मैं कुछ नहीं समझाने जा रहा, आप वीडियो पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, बहुत सिंपल है। आइडियल गैस है जिसकी वॉल्यूम 2 मीटर क्यू दी गई है, प्रेशर दिया हुआ है आपको पास्कल में, दोनों SI यूनिट है। तो आपको गैस की एनर्जी फाइंड आउट करनी है। चलो कर लिया सॉल्व आपने, देखो। तो बच्चे अब आंसर करके देखते हैं हम लोग को पता है बच्चों यहाँ पे कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी या कोई इंटरनल एनर्जी जो गैस की होती है उसका फॉर्मूला मैंने बताया था 3/2 nRT, बताया था आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको देखो एक कॉन्सेप्ट और सीखो। अगर डायटोमिक, मोनोटोमिक, ट्राइटोमिक वगैरह ना लिखा हुआ रहे और ऐसे ही क्वेश्चन रहे, ये तो देखो एग्जाम का ही पूछा हुआ है, लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप कभी भी एनर्जी का मतलब समझना कि एग्जामिनर आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, बस उसके हिसाब से आंसर कर देना है। तो देखो 3/2 nRT ये फॉर्मूला था अपने पास इंटरनल, ये ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे nRT तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन चूंकि आइडियल गैस इक्वेशन है तो हमने ये भी सीखा है कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो बस इतना कर देना था आपको। तो 3/2 प्रेशर इंटू वॉल्यूम, तो प्रेशर है 3 इंटू 10⁶ और वॉल्यूम कितना है बच्चों, 2 मीटर क्यूब, SI यूनिट में ही दिया हुआ है। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो आपका ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁶, है ना। तो ये कितना आंसर हो जाएगा फिर आपका, ये 3rd हो गया। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3rd इज द राइट आंसर। तो आपका आ गया होगा, सॉल्व कर लिया होगा आपने। तो ये ध्यान रखना, अब इसमें ना डिग्री ऑफ फ्रीडम में उलझ मत जाना, कुछ नहीं दिया हुआ है तो मोनोटोमिक गैस करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, तो चलो लिख लो जिनसे सॉल्व हो गया। उसके बाद लिख लिया आपने। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की। चलो 5 अच्छे से लिखो, ये भी आसान क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और देखो क्या लिखा हुआ है, ए गैस मिक्सचर कंसिस्ट्स ऑफ, देखो अब सारा कुछ लिखा हुआ है, 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ओके, 5 मोल्स ऑफ आर्गन। अब समझ लो मोनोटोमिक डायटोमिक सब दिया हुआ है। कंसीडरिंग ओनली ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, वाइब्रेशन नहीं करना है, और तुम्हें टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना है। जल्दी से कैलकुलेट करो, जल्दी से कैलकुलेट करो बच्चों।
कर लिया आपने? चलो वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। देखो अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। सबसे पहली बात है, इसमें ऑक्सीजन गैस है तो टोटल एनर्जी के लिए आप सीधा U1 प्लस U2 कर दो। तो ऑक्सीजन की बात की जा रही है। ऑक्सीजन आपका क्या है बच्चों? डाई एटॉमिक। ऑक्सीजन क्या है आपका? डाई एटॉमिक। और आर्गन क्या है बच्चों आपका? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक। तो पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो फॉर्मूला अपने को पता है ना, फॉर्मूला क्या होता है? सब ये सब चीज बताना पड़ेगा नहीं, मुझे याद रहना चाहिए। F/2 nRT, F/2 nRT, जहां F क्या है आपका? डिग्री ऑफ फ्रीडम। ऑक्सीजन की बात चलेगी तो ऑक्सीजन का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। वाइब्रेशन को नेग्लेक्ट करना है, इसने सिर्फ ट्रांसलेशन और रोटेशन को कंसिडर करने को कहा है। और ऑक्सीजन के मोल्स कितने हैं? 3। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए 5/2 F की जगह। नंबर ऑफ मोल कितना है? 3 इंटू RT। और आर्गन क्या है आपका? मोनोएटॉमिक, उसमें सिर्फ ट्रांसलेशन होगा। तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 और नंबर ऑफ मोल कितना है बच्चों आर्गन का? 5 मोल दिया हुआ है। तो 5 इंटू RT। ओके, टेम्परेचर तो सेम ही लेंगे, एक साथ मिक्स किया हुआ है आपका। तो अब यहां से देखो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 15 RT/2। और ये कितना आ गया बच्चों? ये भी 15 RT/2। बहुत अच्छी बात है। 15 RT/2, 15 RT/2 ऐड करोगे तो बच्चों ये आ जाएगा 15 RT, है ना? 15/2, 15/2, तो टोटल हो जाएगा 15 RT। सेकेंड इज द राइट आंसर। तो बस फॉर्मूला बेस्ड है, आप देख सकते हो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या करना है आपको? तो आप जरा ध्यान से देखो, इसमें लिखा हुआ है 2 kg ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एट प्रेशर दिस। गैस की प्रेशर दी गई है और 2 kg मास दिया हुआ है, गैस की डेंसिटी दी गई है। तो कहता है एनर्जी बताओ, किस ऑर्डर में एनर्जी है, और गैस क्या है? मोनोएटॉमिक। तो पहली बात आप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला हो जाएगा, मोनोएटॉमिक है तो 3/2 nRT मोनोएटॉमिक के लिए। अच्छा, nRT की बात के जगह हम लोग चाहें तो 3/2 प्रेशर इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। कहोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ऐसा इसलिए कर रहे हैं हम लोग बच्चों क्योंकि यहाँ प्रेशर और डेंसिटी की बात की जा रही है, टेम्परेचर की कहीं बात नहीं है, तो कन्वर्जन करना जरूरी है। फिर क्या कर लेंगे? सो U = 3/2, प्रेशर की जगह प्रेशर और वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? तो वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं हम लोग मास, ठीक है, मास डिवाइडेड बाई डेंसिटी, है ना? मास को अगर डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम नहीं आ जाएगा, क्योंकि मास इक्वल्स टू क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हम लोग का। 3/2 प्रेशर की जगह हम लोग क्या रख देंगे? 4 × 10⁴। मास कितना दिया हुआ है? 2 kg, क्योंकि देखो डेंसिटी भी kg मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो उसी यूनिट में दिया हुआ है, अच्छी बात है। 2 और डेंसिटी है आपका 8। ओके, तो अब इनको सॉल्व करो। तो इनको सॉल्व करोगे तो कुछ नहीं है बच्चों, 4 × 2 8, 8 8 कैंसिल। तो ये एनर्जी जो इसकी निकल के आ गई 1.5 × 10⁴ जूल, क्योंकि प्रेशर ऑलरेडी SI यूनिट में Nm/m² दिया हुआ है। तो बच्चों किस ऑर्डर में पूछ रहा है? हम लोगों ने तो एग्जैक्ट आंसर ही निकाल दिया है, तो आंसर हो गया इसका 3rd। तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला का पूरा है चक्कर। आप फॉर्मूला याद रखोगे, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, लिख लिया आपने? चलो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब हम लोग बात लिख लिया आपने, वीडियो को पॉज करके लिख लो। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो आप इसे सॉल्व करो, तब तक वीडियो पॉज करो और इसे सॉल्व करो। देखो क्या लिखा हुआ है, ए मिक्सचर ऑफ 2 moles ऑफ हीलियम गैस। हीलियम के 2 मोल्स दिए हुए हैं, ठीक है ना? ये भी 19 में ही पूछा हुआ है। एटॉमिक है, एटॉमिक मास है 4U, यूनिट मास AMU कह सकते हैं, यूनिट मास है, यूनिट उसका मास का जो यूनिट है उसमें दिया हुआ है। और आपका 1 मोल ऑफ आर्गन गैस जिसका एटॉमिक मास होता है 40 AMU is kept at 300 Kelvin container. The ratio of their RMS speed is close to।
आप इसे सॉल्व करो, फटाफट सॉल्व करो, देखो क्या सॉल्व होके आता है जल्द से जल्द। चलो सॉल्व कर लिया आपने। तो बच्चों इसमें बहुत दिमाग लगाने वाली कोई बात ही नहीं है। सबसे पहली बात देखो, आप दोनों का अगर एक ही साथ मिक्सचर दिया हुआ है तो टेम्परेचर जो होगा वो सबसे पहले यही दिमाग लगाना था, सेम फॉर बोथ गैसेस। टेम्परेचर को दोनों गैस के लिए क्या लोगे बच्चों, सेम। तो सबसे पहले काम करो हीलियम की, तो वी आर एम एस इक्वल्स टू हीलियम का, है ना, हीलियम का, तो इसको ना वी डैश कर लेते हैं। हीलियम अपॉन आर्गन चाहिए, हीलियम वाले को वी डैश कर लेते हैं। तो अंडर रूट 3RT अपॉन, अब इसका एटॉमिक मास कितना है, 4, सेम यूनिट में इसका 4 है, इसका 40 है, तो 4 रहने दो, 4 लिख देते हैं, 3RT/m0, तो कुछ है नहीं बच्चों। और इसका V डबल डैश कर लेते हैं, आर्गन का V डबल डैश कर लेते हैं, एंड वो हो जाएगा अंडर रूट 3RT अपॉन 40। तो आपको रेशियो पूछ रहा है, तो रेशियो हो गया V डैश अपॉन V डबल डैश, हीलियम अपॉन आर्गन, है ना। तो ऑटोमेटिकली बाकी चीज़ें कट जाएंगी, 40 ऊपर चला जाएगा, तो अंडर रूट 40 अपॉन 4, दिस इज अंडर रूट 10, और अंडर रूट 10 करीब करीब 3 पॉइंट समथिंग होगा। कितना आराम से आंसर आ गया, आंसर हो गया आपका 3rd। ओके दोस्तों, तो वीडियो पॉज करो और जल्द से जल्द इसे लिख लो। चलो लिख लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसे अच्छे से देखो और सॉल्व करो, अच्छे से देखो और सॉल्व करो। पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं। द मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज दिस, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल का मास है 3.32 इंटू 10 टू पावर -27 kg। इफ 10 टू द पावर 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्ट्राइक्स पर सेकेंड, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्ट्राइक कर रहा है पर सेकेंड। ए फिक्स्ड वॉल एरिया दिया हुआ है एट एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द नॉर्मल एंड रिबाउंड्स इलास्टिकली विद द स्पीड ऑफ दिस, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। देन द प्रेशर ऑफ वॉल इज नियरली, तो थोड़ा सोचो, वीडियो पॉज करो, मतलब कि मैं थोड़ा हिंट दे दे रहा हूं। ये वॉल है, मॉलिक्यूल ऐसे आया, टकराया और गया, और मॉलिक्यूल जो है वो आपका दीवार से 45 डिग्री के एंगल पे है और इलास्टिकली है, तो जिस स्पीड से टकराया उसी स्पीड से गया, यानी 45 पे आया तो 45 पे ही गया। तो अब तुम्हें सोचना है कि कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, मोमेंटम चेंज वाली बात है, इतना मैंने हिंट कर दिया है। एरिया दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स की संख्या दी गई है, तो वहाँ से आप कॉलिजन की संख्या भी देख सकते हो, सॉल्व करके देखो। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। आई होप कि आपने एक बार ट्राई कर लिया होगा। तो देखो क्या दिमाग लगाना है बच्चे। सबसे पहली बात कि मान लो ये वॉल है, ठीक है, थोड़ा मैकेनिक्स लगाना होगा आपको, कॉलिजन तो मैंने पढ़ाई है आपको, तो कॉलिजन के कॉन्सेप्ट्स को लगाने होंगे। तो मान लो ये बॉल है, अब ये यहां से आके इससे टकराया, ठीक, और ये आपका है नॉर्मल, जिससे इसने एंगल बनाया 45 डिग्री का, और फिर ये टक्कर खा के यहां चला गया, ठीक है। अब देखो अगर ये v वेलोसिटी से आ रहा है और जैसा कि बोल रहा है v वेलोसिटी से चला गया, क्लियर। तो बच्चों एक बात समझो कि मोमेंटम कितना चेंज हुआ होगा। तो मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसके दो कंपोनेंट्स टूटेंगे, ठीक है ना। अगर ये 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, तो एक कंपोनेंट टूटेगा इधर mv cos 45 और एक इधर टूटेगा mv sin 45, ठीक। जब ये इधर आ रहा होगा, अच्छा ये एंगल भी 45 है क्योंकि इलास्टिक कॉलिजन है, इलास्टिक कॉलिजन में टक्कर होगा तो दोनों एंगल क्या रहेगा, सेम, जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अगर ये 45 तो ये भी 45, तो ये कंपोनेंट हो गया mv cos 45 और नीचे वाला हो गया mv sin 45। तुम एक बात समझो, इसका दीवार के प्लेन के पैरेलल ये वाला कंपोनेंट mv sin 45 mv sin 45 ये तो अनचेंज रह गया,
चेंज कौन सा हुआ, ये कंपोनेंट मान लो अगर इधर हम लोग मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मोमेंटम जो इनिशियल है तुम्हारा वो हो गया mv cos 45 i, और फाइनल मोमेंटम हो गया बच्चों mv cos 45 माइनस आई। तो ऑटोमेटिकली चेंज इन मोमेंटम जो होगा वो हो जाएगा 2mv cos 45 इंटू माइनस आई। कहोगे कैसे? तो भाई इसमें से इसको घटाओ ना, तो ये तो पहले ही माइनस है, इसमें से इसको और घटाओगे तो माइनस mv cos 45 आई, माइनस mv cos 45 आई, माइनस 2mv। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करोगे तो चेंज इन मोमेंटम जो होगा बच्चों वो हो जाएगा 2mv cos 45। ये चेंज इन मोमेंटम हो गया एक मॉलिक्यूल के टक्कर से। ठीक है, अब तुम्हें पता है न्यूटन सेकंड लॉ से कि फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है ना, फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो जैसा कि पर सेकंड कॉलिजन दिया हुआ है, इतना कॉलिजन पर सेकंड हो रहा है, तो एक सेकंड में जितना कॉलिजन हो रहा है वो उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो एक सीधी सी बात है कि यहाँ आपको कॉलिजन होने में टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में टोटल कॉलिजन्स कितने हो रहे हैं, तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं 10 टू द पावर 20 लिखा हुआ है कि पर सेकंड 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स टकरा रहा है। तो 10 टू द पावर 23 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल फोर्स आएगा। और टाइम की जगह भी कितना रखोगे, 1 सेकंड, क्योंकि ये सारे कॉलिजन कितने देर में हो रहे हैं, 1 सेकंड में। और पर कॉलिजन इतना मोमेंटम आपका चेंज हो रहा है, एक मॉलिक्यूल से इतना मोमेंटम चेंज हो रहा है पर सेकंड, तो टोटल मोमेंटम कितना चेंज होगा, तो इतने मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई करो ना, क्योंकि 1 सेकंड में इतने मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से फोर्स जो होगा ये भी 1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 2mv cos 45 इंटू 10 टू द पावर 23। लास्ट में लोग सारा वैल्यू रखेंगे। अब बात आती है प्रेशर की। तो प्रेशर जो होता है बच्चों वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स तो हो गया आपका 2 इंटू एम इंटू, एक काम करते हैं, cos 45 हो जाएगा 1/√2, तो 1/√2 से 2 कैंसिल करोगे तो ये √2 हो गया, √2 mv इंटू 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई एरिया। अब एरिया कितना है, तो एरिया दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे 2 सेंटीमीटर स्क्यू। तो एरिया से डिवाइड करो तो 2 इंटू 10 टू द पावर -4, तब वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका मीटर में। सबको ऐसा यूनिट में लेके आओ। तो अब देखो फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं हम लोग। √2 मास कितना दिया हुआ है, तो एक मॉलिक्यूल का मास इतना केजी दिया हुआ है बच्चों। तो 3.32 इंटू 10 टू द पावर -27 इंटू वेलोसिटी कितनी है बच्चे, तो वेलोसिटी दी गई है 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ लिख दो 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, और ये हो गया 10 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाई क्या है 2 इंटू 10 का पावर -4। -4 क्यों है समझ में आ रहा है ना, सेंटीमीटर को मीटर में। अब जरा यहाँ चॉइस देखो, चॉइस में 3 चॉइस में डेटा जो है 2.25, 2.25, 2.35 है ना। अपने को ना मेन ये पावर जो है 10 का उसी के बारे में ज़्यादा फिक्र करनी है। तो देखते हैं क्या कैसे क्या होगा। सबसे पहली बात कि ये फिर अगेन ऊपर में √2 है, नीचे में 2 है, तो आप देखो क्या हो रहा है। ये आएगा आपका 3.32 डिवाइडेड बाई 2 के जगह आप लिख सकते हो 1.41 √2, नहीं √2 से ये √2 ही बचेगा। बाकी जहाँ तक ज़ीरो की बात है बच्चों, तो ये -27 और ये +26, तो ऊपर में एक माइनस बचेगा और नीचे से ये ऊपर जाएगा तो प्लस होगा, तो इंटू 10 का पावर 3। ओके, समझ में आ रही है बात। अब रही बात इसे सॉल्व करने की, तो इसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर हम इसको 2 से
इसकी यानी 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, है ना। तो 2 पॉइंट समथिंग और 10 का पावर 3 होना चाहिए। तो देखो ये अंदाजा है, ये मोर देन 2 होगा और पावर क्या होगा 10 का पावर 3। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन किए हुए बिना भी हम लोग आंसर कर सकते हैं। तो एकदम क्लियर दिख रहा है मेरे को कि आंसर जो होगा इसका सेकंड होगा। समझ में आ रही है बात कैसे हुआ, क्योंकि ये मोर देन 2 होगा ही होगा और पावर 3 है। तो आपका तो यहाँ पे सबसे सिंपल आंसर तो अपना नंबर 2 दिख रहा है। तो इसमें कुछ करना नहीं था। यहाँ पे किसी को अगर दिक्कत है तो वो समझ लो फिर से एक बार, कॉलिजन जो है पर सेकेंड इतने मॉलिक्यूल का हो रहा है। तो ये जो भी मोमेंटम चेंज हो रहा होगा, एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम 1 सेकेंड में चेंज हो रहा होगा। तो टोटल कितना चेंज हुआ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां से आपको फोर्स आ गया। और ये 2 mv कैसे आया ये भी समझ में आपको आ रहा होगा, क्योंकि देखो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे वेक्टर तरीके से तो माइनस आई, और यहाँ भी माइनस 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 2, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, न्यूटन सेकेंड लॉ से। ओके दोस्तों, लिख लो। दोस्तों अब क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, बहुत सिंपल है। आप एक बार पहले खुद ट्राई करो। देखो लिखा हुआ है वेसल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन का दिया हुआ है बच्चों, और 2 मोल दिया हुआ है नाइट्रोजन का। जेईई एडवांस का क्वेश्चन है। तो कहता है रेशियो ऑफ दियर एवरेज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और चालाकी से देखो इसने क्या लिख दिया है, पर मॉलिक्यूल, पर ऑटो मॉलिक्यूल। तो मतलब कि आप चलो आप सॉल्व करो, अगर मैं बता दूंगा तो फिर दिक्कत होगी। सॉल्व कर लिया आपने, सोच लिया वीडियो पॉज करके, चलो मैं बताता हूं। अब देखो ध्यान दो, यहां मोल्स की तो बात करना बेकार है, क्योंकि आपको फाइनली वो पर मॉलिक्यूल पूछ रहा है, और उसमें भी देखो दोनों डायटोमिक गैस। तो अगर बात करेंगे पर मॉलिक्यूल एनर्जी का फॉर्मूला आपको क्या याद है, मैंने बताया था पर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वो होता है F/2 kT, यही होता है ना टोटल एनर्जी, F/2 kT। अगर पूरे हम लोग सैंपल के लिए बात करते हैं तो F/2 nRT, लेकिन पर मॉलिक्यूल के लिए F/2 kT। उसमें भी अब देखो इसमें तो कहीं ये K बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है और T क्या है, टेम्परेचर, और फिर लिखा हुआ है मिक्सचर। तो मिक्सचर का मतलब हमेशा मैंने बोला कि टेम्परेचर क्या लेना है, दोनों के लिए सेम। अब देखो K बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट सेम, T टेम्परेचर सेम। अब चाहे ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, दोनों तो डायटोमिक गैस है, और दोनों के रोटेशन के बारे में बात की जा रही है। तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है बच्चों, दोनों के लिए कितना लेते हो, 2। चाहे ऑक्सीजन की बात करो चाहे आप नाइट्रोजन की बात करो, तो दोनों के लिए F की वैल्यू तो 2 ही लोगे। सिर्फ रोटेशन की बात कर रहा है, टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहा है। तो उसका रेशियो पूछ रहा है बच्चों, तो सीधी सी बात है दोनों के लिए 2 ही लेंगे। ये चाहे O2 की बात कर रहे हैं चाहे N2 की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है टेम्परेचर सेम, डिग्री ऑफ फ्रीडम भी सेम, तो जो रेशियो है पर मॉलिक्यूल वो सेम होगा। आप नंबर ऑफ मोल से जिसने सोचा वो रॉन्ग हो जाएगा। टोटल एनर्जी की बात करता तो हम लोग 1 मोल और 2 मोल से फर्क कर लेते, लेकिन पर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो पर मॉलिक्यूल देखो लिखा हुआ है ना, पर मॉलिक्यूल, आप ध्यान से देख लो। क्लियर है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो ठीक है, इसे जल्दी से लिख लो दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आप पहले एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो। ओके चलो, तो इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो लिखा हुआ है एक वेसल है जिसमें 1 मोल ऑफ O2 है, मोलर मास 32 kg है, टेम्परेचर T है, और द प्रेशर ऑफ गैस इज P। तो पहले एक हम लोग यहाँ पे एक कंटेनर बना रहे हैं, इसमें 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, और फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे PV = nRT। ठीक है। फिर एक दूसरा है बच्चों आइडेंटिकल वेसल है। तो आइडेंटिकल वेसल लिखने का मतलब इसमें O2 था, आइडेंटिकल वेसल है, और इसमें क्या लिखा, इसमें क्या रखा हुआ है, इसमें रखा हुआ है हीलियम, और ये भी 1 मोल है, 1 मोल ऑफ द गैस जिसका मोलर मास 4 है, तो हीलियम ही होगा, कोई बात नहीं। और वॉल्यूम जो है हीलियम He। तो दोस्तों दोनों का वॉल्यूम सेम है, इसका वॉल्यूम V, इसका वॉल्यूम V।
टेम्परेचर इसका T है लेकिन इसका टेम्परेचर 2T है, तो इसका प्रेशर पूछ रहा है। तो बच्चों P डैश इक्वल्स टू क्या लिखोगे यहाँ पे, P डैश इक्वल्स टू लिखोगे nR2T अपॉन V। ओके, अच्छा यहां पे प्रेशर इक्वल्स टू क्या लिखोगे, P इक्वल्स टू nRT अपॉन V। तो दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम, दोनों के लिए R सेम, नंबर ऑफ मोल दोनों का सेम। ये जो तुम मॉलिक्यूलर वेट 4 और 32 देख रहे हो, ये बेवकूफ बनाने के लिए है। मेरे को आइडियल गैस इक्वेशन में मॉलिक्यूलर वेट से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ मोल से मतलब है। यहां भी 1 मोल, यहां भी 1 मोल, तो दोनों का n r और V सेम। तो इसका टेम्परेचर T तो प्रेशर P, तो इसका टेम्परेचर 2T, तो ऑटोमेटिकली इसके प्रेशर का डबल होगा। तो P डैश इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2P। क्यों बच्चे, क्योंकि nR/V दोनों के लिए आइडेंटिकल है। आपने टेम्परेचर को डबल किया हुआ है इसके लिए, तो ऑटोमेटिकली प्रेशर डबल होगा, तो आंसर होगा 3rd। ओके, तो इस तरीके से आपको ना ये सब लिख के ना बार बार कंफ्यूज करवाया जाएगा, लेकिन आप ना थोड़ा ध्यान रखोगे, बेसिक्स को पकड़ के रखो, ठीक है। तो लिख लो इसे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। लिख लिया आपने, वीडियो पॉज करो और इसे लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले एक बार वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख के आप खुद ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। कर लिया आपने ट्राई, चलो। लिखा हुआ द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 गैस मॉलिक्यूल्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज 0.048 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक एनर्जी का ही यूनिट है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू, मैं यहां लिख देता हूं, हालांकि हम लोग ये मॉडर्न फिजिक्स में सीखेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है बच्चों 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल के बराबर होता है। खैर, तो कहता है कि ऑक्सीजन का है और पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इतना है, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, है ना। फिर कहता है द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट सेम टेम्परेचर। अब एक बात सुनो, तुम यहां सोच रहे होगे कि कितने मोल्स की बात की जा रही है या एक मॉलिक्यूल्स की बात की जा रही है। फैक्ट ये है कि द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल वगैरह कुछ नहीं दिया है, तो इसका मतलब वो एक मॉलिक्यूल के हिसाब से ही बात कर रहा है, एंड दैट इज 0.48। और दूसरा है नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स का पूछ रहा है, और टेम्परेचर क्या ले रहा है, सेम। तो एक मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो भी कौन सी एनर्जी की बात कर रहा है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आप फॉर्मूला याद करो, पर मॉलिक्यूल मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया है। तो पर मॉलिक्यूल जो काइनेटिक एनर्जी आई थी बच्चों 3/2 kT आया था ना। एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मोल्स की बात नहीं कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की, वो 3/2 kT। और इसमें कोई गैस का मास या नेचर से फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ फर्क पड़ता है टेम्परेचर से, और दोनों का टेम्परेचर सेम है। इसलिए अगर उसका 0.48 है बच्चों, तो इसका भी 0.048 ही होगा, और आंसर होगा 3। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि ये 32 ग्राम दिया हुआ है, ये 28 ग्राम दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कुछ चेंजेस किया जाए। ठीक है दोस्तों, चलो लिख लिया आपने। अब आगे बात करते हैं, लिख लिया आपने इसको। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की बात करते हैं। जरा ध्यान से देखो, ढंग से देखो, ठीक है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, द एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी ऑफ RMS स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट 300 केल्विन। तो देखो आपको एवरेज ट्रांसलेशनल एनर्जी दी गई है इतना, और RMS दिया हुआ है 484, ठीक है ना। द कॉरेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स 300 केल्विन पे कितना होगा, एज्यूमिंग आइडियल। तो ये बहुत सिंपल है भाई, फॉर्मूला पुटिंग है, आप सॉल्व करो जल्दी से, सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। देखो भाई, कर लिया सॉल्व आपने। पहले तो आप ये जान लो कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी कितनी बार हम लोग लिख चुके हैं। पर मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो 3/2 kT,
तो टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, 300 केल्विन से 600 केल्विन कर रहे हो। तो टेम्परेचर अगर डबल कर रहे हो तो टेम्परेचर डबल करने का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। तो पहले 6.21 था तो अब ये हो जाएगा 12.42। तो 12.42 किस में है आपका, तो 12.42 हमारा दो चॉइस में, 1 में है और 4 में है। फिर आरएमएस स्पीड की बात कर रहा है, तो आरएमएस स्पीड जो होता है बच्चों वो होता है √3RT/m0। तो देखो टेम्परेचर डबल करने का मतलब है आरएमएस वेलोसिटी डबल नहीं होगा, √2 टाइम्स होगा। तो जो आरएमएस वेलोसिटी होगी बच्चों, आरएमएस वेलोसिटी वो इनिशियल कितनी है 484 का √2 टाइम्स, यानी 484 इंटू 1.4। अब 484 को 1.4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक दिस विल कम टू कितना, ये आपका करीब करीब 684 आ जाएगा, है ना, क्योंकि डबल तो नहीं है ये, तो इसमें डबल वाली बात की जा रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। काइनेटिक एनर्जी देखो डबल हुआ और वेलोसिटी कितनी गुना हुई, √2 टाइम्स। कारण स्पष्ट है, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, आरएमएस √ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो 12 का आंसर हो गया बच्चों 4। लिख लिया आपने। तो क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों बहुत इजी है, लिखा हुआ है टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इंक्रीज किया गया टू 120 केल्विन टू 480 केल्विन। तो पूछ रहा है कि इसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा। 120 केल्विन पे V है तो 480 केल्विन पे कितना होगा। तो फॉर्मूला तो पता है आपको, VRMS = √। अब देखो इतनी बार हम लोग प्रैक्टिस कर लिए कि आपको फॉर्मूला याद ही हो गया। तो √T के प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर 4 टाइम्स, तो √4 का 2 गुना हो जाएगा, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई 2 टाइम्स। सिंपल है, क्योंकि VRMS जो है बच्चों किसके प्रोपोर्शनल होता है, √ टेम्परेचर के। चलो उसके बाद हम लोग लिख लो, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अब 14 जो है ये थोड़ा सा ना देखने में लगेगा आपको टफ, तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करो, और बाकी नहीं तो मैं बता रहा हूं। कर लिया सॉल्व आपने? चलो देखो अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। देखो 3 क्लोज्ड वेसल है ABC, तो 3 वेसल्स बना लो। दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज B एंड दिस इज C। ठीक है, एट सेम टेम्परेचर T, तीनों का टेम्परेचर सेम है। एक एक पॉइंट को अच्छे से देखो, क्वेश्चन में तभी मिस्टेक नहीं होगा जब एक, फिर वो कहता है कि दे फॉलो मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज, मैक्सवेल के लॉ को फॉलो करता है। वेसल A कंटेन्स ओनली O2, इसमें सिर्फ क्या है बच्चों O2। B में क्या है N2, चलो ठीक है नाइट्रोजन है। और C में क्या है, दोनों है, ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है, O2 भी है और नाइट्रोजन भी है, कोई बात नहीं। फिर कहता है द एवरेज स्पीड ऑफ O2 इन वेसल A इज V1, इसमें O2 की वैल्यू है V1, इसकी एवरेज स्पीड। N2 की जो है वो दी गई है आपकी V2, ओके। तो कहता है तो जब दोनों को मिक्स किया गया तो उस समय क्या होगा। अब ये तो बेवकूफ बनाने वाली बात है ना दोस्त, तो मैं एवरेज स्पीड की बात की जा रही है। देखो क्या लिखा हुआ है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड यानी मीन स्पीड, उसका फॉर्मूला होता है 8RT/m0। तो मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर तो तीनों केस में सेम है। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का अलग अलग है, इसलिए यहां वेलोसिटी अलग अलग उनकी हुई। लेकिन जब ये चैम्बर नंबर 3 में जाते हैं तो भी आपका ऑक्सीजन जो है वो चाहे ऑक्सीजन अकेला रहे चाहे ऑक्सीजन मिक्स होकर रहे, टेम्परेचर यहां भी T है, ऑक्सीजन की टेम्परेचर यहां भी T है।
तो जब ऑक्सीजन के लिए फॉर्मूला लिखोगे तो चाहे वो अकेले चैम्बर में रहे या किसी के साथ रहे, जब ऑक्सीजन के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे, वो तो सेम ही आएगा ना भाई, अकेले लिखो। तो ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि मिक्स किए तो कुछ और होगा। तो भैया अगर चैम्बर 1 में इसकी वेलोसिटी v1 है तो मिक्स करने पे भी v1 ही रहेगी, क्योंकि ऑक्सीजन का नाम मिक्स करने से उसका मॉलिक्यूलर वेट बदलने वाला है और टेम्परेचर तो सेम रहने को कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 14 है उसका आंसर हो गया 2। क्लियर है? तो आप लिख लो इसे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन में आप देखो क्या लिखा हुआ है, ए कंटेनर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम हैज मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, और क्या लिखा हुआ बच्चों, 1 मोल ऑफ हीलियम। 1 मोल हाइड्रोजन का है और 1 मोल हीलियम का है, और टेम्परेचर दिया हुआ है T। तो गैस आइडियल है, तो आपको इसमें से करेक्ट, मोर देन 1 करेक्ट आंसर वाला है, ठीक है ना। चलो तो इसे अब सॉल्व करते हैं, इसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। तो बच्चों यहाँ पे एवरेज एनर्जी पर मोल की बात की जा रही है, तो ठीक है देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले पूरे सैंपल में देखो क्या है, आपका हाइड्रोजन भी है और हीलियम भी है। तो टोटल एनर्जी, तो हाइड्रोजन के लिए तो डायटोमिक गैस है, तो 5/2 नंबर ऑफ मोल 1 इंटू R इंटू T, ठीक है, ये हो गया हाइड्रोजन के लिए। हीलियम के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, मोनोटॉमिक है, 3/2 इंटू नंबर ऑफ मोल, इसका भी 1 है, इंटू RT। तो ये ऐड करोगे तो 5/2 RT प्लस 3/2 RT, ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा 8/2 RT, जो कि 4 RT हो गया। क्लियर? अब 4 RT, लेकिन ये टोटल एनर्जी है, लेकिन वो पर मोल की बात कर रहा है। तो टोटल सैंपल में तो 2 मोल हो गए ना बच्चे, क्योंकि 1 मोल आपका हाइड्रोजन है, 1 मोल, और 1 मोल किसका है, हीलियम का। तो टोटल तो 2 मोल्स हो गए। तो पर मोल की बात करेगा तो एनर्जी पर मोल तो U/2 कर देंगे, तो ये 4 RT/2, तो दिस इज 2 RT, ठीक है। तो ये बच्चों आ जाएगा आपका 2 RT। तो पहला ऑप्शन जो हम लोग देखेंगे यहां पे तो सही है, पहला ऑप्शन सही है। ये जो दूसरा ऑप्शन है बच्चों ये भी सही है, लेकिन ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा लिख देता हूं। ये हम लोग साउंड, पहले तो हम लोग जो साउंड की वेलोसिटी होती है वो साउंड में मैं पढ़ाऊंगा आपको, वो होती है गामा RT/m0। अब ये गामा तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा, गामा हमें लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पता चलेगा। गामा होता है बच्चों CP/CV, ठीक है ना। अब ये CP CV ये सब अभी आपको पता नहीं चलेगा, उसमें भी यहाँ मिक्सचर है तो गामा मिक्सचर निकालना होगा। तो मैं आपको ऐसे, चूंकि मेरे को तो पता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो ये इसका आंसर भी 2 होगा, जो लेकिन हम लोग ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे, है ना। जब मैं आपको गामा और ये फॉर्मूला बता दूंगा तो आप पता कर पाओगे कि 2 कैसे आया। लेकिन हम लोग को अपना हीट से मतलब वाले चॉइस पे देखना है। फिर कहता है चॉइस नंबर 3 में कि RMS स्पीड जो है हाइड्रोजन और हीलियम के मॉलिक्यूल का रेशियो है 1:2, हीलियम अपॉन हाइड्रोजन। तो देख लेते हैं, ऐसे होना नहीं चाहिए ये, क्योंकि आप देखो सीधी सी बात है, हीलियम हीलियम अपॉन V हाइड्रोजन, तो ऑटोमेटिकली बच्चों अंडर रूट लिखेंगे ऊपर में 3RT/4 मॉलिक्यूलर वेट, और हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे 3RT/2। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा ऊपर में 2 और नीचे में 4, तो ये हो जाएगा 1/√2। तो रेशियो होगा 1/√2। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेशियो 1/2। सो दिस इज रॉन्ग आंसर। ये आपका 3 जो है वो रॉन्ग आंसर है। तो 3 रॉन्ग है तो 4 ऑटोमेटिकली सही हो गया। हमने तो कैलकुलेट कर लिया कि ये जो आपका है वो ये 1/√2। तो इसका आंसर बच्चों 1, 2, 3। 2 अभी आपको समझ में नहीं आएगा, 2 हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे साउंड की वेलोसिटी और गामा मिक्सचर तब आपको क्लियर होगा। तो इसे लिख लो, इसे राइट डाउन कर लो, कुछ राइट डाउन करना है तो
तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो ये भी मल्टीपल चॉइस में है। तो अब यहाँ पे आप जानते ही हो, ये आपका मीन स्पीड है, ये आरएमएस है और ये प्रोबेबल है, ठीक है ना। रूट मीन स्क्वायर सब आपका, देखो ये मीन स्पीड है एक, दूसरा रूट मीन और तीसरा मोस्ट प्रोबेबल। तो कहता है और टेम्परेचर आपका T दिया हुआ है और एक मॉलिक्यूल का मास m दिया हुआ है। तो आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। नो मॉलिक्यूल कैन हैव स्पीड ग्रेटर देन दिस। बच्चे ये तो एकदम रॉन्ग हो गया, क्योंकि मैक्सवेल का जो ग्राफ आपने देखा था उस ग्राफ ने तो ये सजेस्ट किया कि मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल की बात करोगे तो जीरो स्पीड से टेक्निकली इनफाइनाइट, नॉट इनफाइनाइट तो बोलना सही नहीं रहेगा, वेरी लार्ज हो सकता है। तो एक मॉलिक्यूल की बात करोगे तो कहीं से कहीं उसकी स्पीड हो सकती है। फिर लिखा हुआ है नो मॉलिक्यूल कैन हैव स्पीड लेस देन दिस। ये भी रॉन्ग है भाई, कोई भी स्पीड प्रोबेबल है। मैक्सवेल में तो यही कहा गया है। तो ये दोनों ऑप्शन तो टोटली रॉन्ग हो गए। नंबर 3 की बात करें तो ये बिल्कुल सही है। प्रोबेबल स्पीड याद करो, प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला मैं एक बार फिर लिख दे रहा हूं आपको, बार बार मैं लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए। प्रोबेबल √2RT/m0। फिर मीन की बात करेंगे तो √8RT/m0 पाई, नीचे में पाई m0। और आरएमएस की बात करेंगे, ये सबसे ज़्यादा 3RT/m0। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 तो करेक्ट है। फिर कह रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो बच्चों अब ऑप्शन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। तो अपने को पता है कि पर मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी पर मॉलिक्यूल होती है वो कितनी होती है, 3/2 kT। सवाल है कि आप जरा देखो ऑप्शन में यहां VP लिखा हुआ है। VP क्या लिखा हुआ है, VP। वहां तक अपने को पहुंचना होगा। तो प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, √2RT/m0, ठीक, स्क्वायर कर दो तो VP स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2RT/m0। कोई दिक्कत? अब थोड़ा टेक्निकल काम करना पड़ेगा। सो VP स्क्वायर इक्वल्स टू 2RT और m0 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों स्मॉल m इंटू n0। कहोगे ये क्या मतलब हुआ? बच्चों आपको पता है n0 जो है वो एवोगाड्रो नंबर है, एवोगाड्रो नंबर, और स्मॉल m जो है वो एक मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो सीधी सी बात है, जो आपका मॉलिक्यूलर वेट होगा, जो आपका मॉलिक्यूलर वेट होगा वो एक मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है कि एक मोल का कितना मास। तो बच्चों एक मोल में मॉलिक्यूल्स की संख्या है n0 और एक मॉलिक्यूल की मास है m। तो m इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मोल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। और R/n0 जो है इसी को तो बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट K लिख सकते हैं। तो प्रोबेबल स्पीड का जो स्क्वायर्ड हुआ बच्चों ये हो जाएगा 2kT/m। बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो इस तरीके से बच्चों VP स्क्वायर्ड की जगह हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2kT/m। क्लियर है? आप समझ लो इसको ढंग से। तो यहां से बच्चों KT इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं mVP²/2। ठीक है, अब आ जाओ वापस, ये KT है। फॉर्मूला क्या था आपका, 3/2 और KT की जगह आप क्या लिख दोगे, KT जगह लिख दोगे mVP²/2। तो अल्टीमेटली हो जाएगा 3/4 mVP²। सवाल ये है कि ये दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ? बिल्कुल दिया हुआ है। तो 4th इज द राइट आंसर। तो 3 और 4 आपको ये समझना होगा बच्चों कि आपको ये दिमाग लगाना होगा। देखो फॉर्मूला याद रहेगा, जैसे ही मैंने VP देखा वैसे ही मेरे दिमाग में आया कि अब KT को हटाना और यहाँ VP लाना है, और VP मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें K लाने के लिए मैंने सोचा
कि ये मॉलिक्यूलर वेट्स को हटाना है, और एक मॉलिक्यूल, तो ये याद रखना कि कैसे लिखा मैंने, m0 हो गया आपका क्या, 1 मोल का मास, और 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, एवोगाड्रो नंबर जो आपका n0 होता है, इंटू 1 मॉलिक्यूल के मास से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मोल का मास आ जाएगा। तो इसको मैंने रिप्लेस किया और इस तरीके से आंसर तक हम लोग पहुंच गए। ठीक है तो आई होप कि आपने इसको ढंग से समझ लिया होगा इन क्वेश्चंस को। अब ये क्वेश्चंस करवाने के पीछे मेरा रीजन ये था कि आपको एग्जामिनेशन के बारे में बता पाऊँ कि एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं आज के डेट में, लेटेस्ट ट्रेंड में। ठीक है दोस्तों, तो अब नेक्स्ट डे यानी कल से हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तब तक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का बहुत इस्तेमाल है वहाँ पे, इक्विपार्टीशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम सबका, तो उसको रिवाइज कर लीजिएगा और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके।